दोस्तों, ये कहानी है एक पैरासाइट की जो लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाता है, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो गंदे समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हमें एक हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है जो आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के शिंची को देखते हैं जो आराम से गाने सुन रहा था। तभी एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने ईयरफोन लगाए हुए थे, इसलिए पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी शिंची उसे देखकर दूर फेंक देता है और डरते हुए एक किताब के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके अंदर घुस जाता है। शिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे रोकने की कोशिश करता है। शिंची की आवाज सुनकर उसकी मां वहां आ जाती है। शिंची कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मां इसे मजाक समझती है और कहती है कि ये लड़का मजाक कर रहा है। शिंची के हाथ पर कुछ नहीं देखकर उसकी मां चली जाती है। शिंची भी चौंक जाता है कि वो कीड़ा कहां गायब हो गया। अब हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें होती हैं। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है। पैरासाइट ने उस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से काबू में करके उसे क्रिएचर बना दिया है। अब हम फिर से शिंची को देखते हैं जो अपनी दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो दोस्तों को गलत जगह छू देता है और दोस्त गुस्सा होकर चले जाते हैं। क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है और जब उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ बढ़कर रेजर उठा लेता है। बास्केटबॉल खेलते हुए शिंची बॉल को काफी दूर से अपने हाथ से रिंग में डाल देता है। शिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है, लेकिन वापस अंदर चली जाती है। शिंची डरकर अपने हाथ को काटकर आंख निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे डराता है। उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। शिंची उसे देखकर डर जाता है। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया। शिंची पूछता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया। क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर बात करने लगता है और शिंची को बताता है कि उसने उसके हाथ को काबू में कर लिया है। क्रिएचर शिंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था और उसने उस आदमी की वाइफ को खा लिया था। अगले दिन सुबह शिंची सोकर उठता है और देखता है कि वही क्रिएचर जो उसके हाथ से जुड़ा हुआ है उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी जानकारी पढ़ रहा है। शिंची कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा, लेकिन क्रिएचर बताता है कि वो उसके हाथ की सेल्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका पूरा हाथ काटना पड़ेगा जो कोई भी नहीं कर पाएगा। पैरासाइट बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिंची ने उसे हाथ में ही रोक दिया। अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे होस्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद क्रिएचर कहता है कि उसे स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़नी है और इंसानों के बारे में और ज्यादा जानना है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और सिर्फ देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख लेता है। अब हम पेंटिंग क्लास में शिंची को देखते हैं जो अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी उसकी दोस्त वहां आती है और कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। वो शिंची की पेंटिंग देखती है और फिर चली जाती है। स्कूल के बाद शिंची रात में बात ले रहा होता है। तभी क्रिएचर कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। अब शिंची और क्रिएचर में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और क्रिएचर शिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मार कर खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है।
एक दिन शिंची को यह एहसास होता है कि यहां पर किसी और पैरासाइट का होना मुमकिन है। वो अपने पैरासाइट मिगी के साथ एक शॉप में जाता है जहां उन्हें एक आदमी दिखता है जिसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल इंसान को मार रहा था। वो आदमी भी जल्दी ही समझ जाता है कि शिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसलिए वो आदमी शिंची को इंसानों का मांस खाने के लिए कहता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शिंची का ब्रेन अभी भी उसके काबू में है और पैरासाइट सिर्फ उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। मिगी को एहसास होता है कि वो आदमी शिंची को मारने वाला है, इसलिए मिगी शिंची से कहता है कि यहां से भागो। शिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद होता है। तभी वो आदमी शिंची के पास आता है और कहता है कि मिगी शिंची के हाथ को छोड़कर उसके हाथ पर कब्जा कर ले। लेकिन मिगी और शिंची की अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए मिगी ऐसा करने से मना कर देता है। फिर मिगी शिंची की जान बचाने के लिए उस पैरासाइट से फाइट करता है। क्योंकि मिगी ने शिंची के स्कूल में स्टूडेंट्स को फाइट करते हुए देखा था, शिंची उसी तरह का इस्तेमाल करके उस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। जब कोई और आने लगता है, शिंची पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। शिंची अपनी मां को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थीं। शिंची के अलावा कोई नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मार रहे हैं। शिंची मिगी से कहता है कि अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मारकर ना खाएं। लेकिन मिगी कहता है कि हमारा खाना इंसान ही है। जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। मिगी शिंची से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जब तक शिंची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा और शिंची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। 2 पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि लोगों को मारने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मांस खाया था। अब दोनों पुलिस ऑफिसर्स इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम शिंची को देखते हैं जो अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहां भी उसके जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। यह पैरासाइट तामिया नाम की नई टीचर होती है। मिगी और शिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। तामिया शिंची से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये तामिया बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और उसे एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। तामिया ने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है ताकि वो देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। तामिया शिंची से कहती है कि स्कूल के बाद मिलना। मिगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि उसने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए शिंची बाद में तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने यहां 2 और पैरासाइट को भी बुलाया होता है, जिनमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमादा होता है और दूसरे ऑफिसर मिस्टर ए होते हैं। ये दोनों तामिया के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तामिया शिंची और मिगी को बताती है कि उन्हें सरवाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा, इसीलिए उन्होंने मिलकर पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है। तामिया शिंची से कहती है कि वो भी उनके नेटवर्क में शामिल हो जाए, लेकिन शिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तामिया कहती है कि हाँ, हम सब मास्टर हैं, इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं, इसलिए मेरे अंदर जो बच्चा है वो क्या होगा। मिगी तुरंत कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है, इसलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा है। तामिया कहती है कि अगर हमारे अंदर इंसान का बच्चा है तो हम कौन हैं। तामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद क्या है, इसलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूं। तामिया शिंची को धमकी देती है कि अगर उसने उनके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर देगी। शिंची काफी डर जाता है जब ये तीनों पैरासाइट्स उसकी डरी हुई शक्ल देखकर वहां से चले जाते हैं। मिगी शिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लगता। इसके बाद हमें शिंची के घर की शांति दिखाई जाती है। उसी समय मिस्टर ए और शिमादा इंसानों को खा रहे होते हैं। वे दोनों तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसलिए वह इंसानों को खाने की बजाय उनके बीच रहने की कोशिश कर रही थी और इंसानों जैसा ही खाना खा रही थी। वह कहती है कि इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों जैसा ही सोचना होगा। दूसरी तरफ शिंची काफी परेशान था, लेकिन वह अपनी मां को कुछ भी नहीं बता पाता।
वह अपनी माँ से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि बाहर काफी पैरासाइट्स हैं जो इंसानों को मार कर खा रहे हैं। उसकी माँ उसकी बात पर खास ध्यान नहीं देती। एक रात शिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है और मिस्टर ए को पता चल चुका था कि उसे शॉप में शिंची और मिगी ने मिलकर मारा था। मिस्टर ए शिंची पर हमला करता है। मिगी मिस्टर ए से फाइट करता है और दोनों में तगड़ी फाइट चलती है। शिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है और पैरासाइट कमजोर होकर गिर जाता है। शिंची अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन पैरासाइट अपनी बॉडी से निकलकर रोड पर आ जाता है और सरवाइव करने के लिए एक नई बॉडी चाहिए होती है। उसी समय शिंची की मां वहां से गुजरती है और पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर शिंची की मां की बॉडी में चला जाता है। मिगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उनकी तरफ ही आ रहा है। वह शिंची को छुपने के लिए कहता है। शिंची चाकू लेकर छुप जाता है। उसकी मां घर में आती है और मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मां की बॉडी में आ गया है। शिंची के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था। शिंची पैरासाइट पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। शिंची वहीं गिर जाता है और उसकी बॉडी में छेद हो जाता है। पैरासाइट वहां से निकल जाता है। शिंची मर रहा होता है और मिगी उसकी बॉडी में घुसकर उसे बचाने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद शिंची फिर से ठीक हो जाता है। मिगी ने अपने सेल्स का इस्तेमाल करके शिंची का हार्ट रिकवर कर दिया था, लेकिन शिंची इसके बाद खुश नहीं था। वह खूब रोता है और अपनी मां को ढूंढता है। एक दिन उसे रास्ते में सातोमी मिलती है। सातोमी उससे बात करती है, लेकिन शिंची का बिहेवियर बदल चुका होता है। वह सातोमी से बात नहीं करता और सीधे तामिया के पास जाता है। शिंची तामिया से पूछता है कि मिस्टर ए कहां है। तामिया कहती है कि उसे तुमने मार दिया। शिंची को पता चलता है कि मिस्टर ए ने उसकी मां की बॉडी ले ली है। तामिया शिंची को मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है और शिंची पर चाकू फेंकता है, लेकिन तामिया उसे टाल देती है। पुलिस ऑफिसर्स मिस्टर ए की बॉडी को पाते हैं और समझ जाते हैं कि दोनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की हैं। वे परेशान होते हैं क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था। शहर में यह बात फैल चुकी थी कि पैरासाइट्स इंसानों की बॉडी में छुपकर रह रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे अफवाह मानती है। दूसरी तरफ शिंची अपनी मां को ढूंढता रहता है और एक दिन वह ऐसी जगह पहुंचता है जहां नेता वोट मांग रहे होते हैं। शिंची को एहसास होता है कि नेता भी पैरासाइट है। मिगी काफी खुश होता है और सोचता है कि एक दिन पैरासाइट्स पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। पुलिस ऑफिसर्स शिंची के घर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन शिंची चालाकी से झूठ बोलता है और वे चले जाते हैं। कुछ समय बाद शिंची फिर से स्कूल जाता है जहां उसे सातोमी मिलती है। उसी समय शिमादा भी वहां आता है, जिसका ट्रांसफर तामिया ने इस स्कूल में करवाया था ताकि वह शिंची पर नजर रख सके। शिमादा शिंची से मिलने का दिखावा करता है और फिर वहां से चला जाता है। शिमादा और तामिया को पता चल रहा था कि जब से मिगी ने शिंची की जान बचाई है, तब से शिंची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। मिगी भी यह समझता है कि जब से उसने शिंची की जान बचाई है, तब से उसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मिगी कहता है कि उसे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा और जब वह सो रहा होगा तो वह किसी भी तरह शिंची की मदद नहीं कर पाएगा। यह कहने के बाद मिगी तुरंत सो जाता है। शिंचू जागने की कोशिश करता है, लेकिन अब मिगी नहीं जगता। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर पता लगा रहे थे कि पैरासाइट को कैसे पहचाना जाए। उन्हें पता चला कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उसके इंसान का बाल तोड़ने पर वह बाल कर्ली हो जाएगा। अब यह जानकारी सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है, लेकिन वो कर्ली नहीं होता, जिससे वह समझ जाता है कि यह कोई पैरासाइट नहीं है। अब वही कामिया अपने नेटवर्क की मदद से यह जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का तरीका पता चल चुका है। यहां हम देखते हैं कि वही पॉलिटिशियन भी तामिया के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से शिंची को देखते हैं जो सातोमी से मिलता है। सातोमी उससे कहती है कि वह उसके लिए डिनर बनाएगी क्योंकि वह अब अकेला था। शिंची मान जाता है और फिर वो दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पप्पू मिलता है जो बीच रोड पर पड़ा था, लेकिन वह मर चुका था। सातोमी कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो? शिंची कहता है कि अब यह सिर्फ हड्डियां और शरीर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा। दरअसल शिंची के अंदर बदलाव हो रहा था और वह भी पैरासाइट की तरह सोचने लगा था। यह सोच देखकर सातोमी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन शिंची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड थी। प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस समझकर निकालने वाला था। वे लोग तामिया के माता पिता को भी यह सब बता देते हैं। फिर तामिया अपने माता पिता के पास जाती है, लेकिन चूंकि तामिया एक पैरासाइट थी, वह उन दोनों को मार देती है। इसके बाद वह मिकी को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, आकर दोनों बॉडी ले लो। अगले दिन तामिया स्कूल से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। सिंची उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में जाती है, जहां कई लड़कियां मिलकर शिमादा की पेंटिंग बना रही थीं। तभी एक लड़की मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है और वह बाल कर्ली हो जाता है। इसे देखकर सभी लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमादा एक पैरासाइट है। शिमादा भी जान जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वह उन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सभी लड़कियां डरकर चिल्लाने लगती हैं। उनकी चीखों की आवाज सुनकर सिंची उन्हें बचाने आने लगता है। तामिया समझ जाती है कि शिमादा अपने मॉन्स्टर रूप में सबके सामने आ गया है, इसलिए तामिया वहां कुछ केमिकल लोकर करने लगती है। वहीं सातोमी थोड़ी हिम्मत दिखाकर शिमादा के सेंटर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगा देती है, जिससे वह जलने लगता है। मगर इससे वह बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सभी लड़कियां बचने की कोशिश करती हैं। तभी सातोमी की एक दोस्त मर जाती है। सिंची जब तक वहां पहुंचता है तब तक कई लड़कियां मर चुकी थीं। सिंची काफी घबरा जाता है और सातोमी से कहता है कि हिम्मत दिखाओ। सातोमी को बचाने जाता है। सातोमी शिमादा से बचकर भाग रही थी। शिमादा बिल्कुल एक जापानी डेमोन जैसा लग रहा था। सिंची आकर शिमादा से लड़ने लगता है। तभी तामिया वहां आ जाती है और शिमादा को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन फिर तामिया वहां एक बम फेंक कर चली जाती है। सिंची सातोमी को लेकर नीचे कूद जाता है और फिर वहां एक धमाका होता है। इन्हें लगता है कि शिमादा मर गया है। पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातोमी जख्मी हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर ऊपर जाते हैं। तभी शिमादा आकर उन पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। शिमादा स्कूल की छत पर जाने लगता है। मिकी यह बताता है और सिंची एक दूसरे बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रोड लेकर मिकी को एक धनुष बनाता है और फिर इस लोहे की रोड को एक तीर की तरह शिमादा के अंदर घुसा देता है। इससे शिमादा वहीं मर जाता है। इसके बाद सिंची वहां से जाने लगता है। तामिया आकर कहती है कि मैं अब थोड़े समय के लिए गायब हो जाऊंगी। तामिया सिंची को मिस्टर ए यानी कि उसकी मॉम का एड्रेस देती है। कुछ समय बाद वही दोनों ऑफिसर आते हैं और जब वो दोनों ये पता लगा रहे होते हैं कि मर्डर कैसे हुआ, तो उन्हें पता चल जाता है कि उस पर किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया था, लेकिन उन्हें सिंची के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहीं सिंची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहां उसे उसकी मॉम मिलती है। सिंची उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ जाता है। तभी मिकी को नींद आने लगती है। वह सिंची को यह बताता है और इस वक्त भी सिंची को बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। इसके बाद मिकी सो जाता है। अब सिंची इस हथियार की मदद से मिस्टर ए यानी कि अपनी ही मॉम से फाइट करता है। सिंची अब काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा होता है। वह मिस्टर ए को मारने वाला था। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज आती है और उसकी मॉम की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा होती है। अब मिस्टर ए नीचे पर हमला करता है, लेकिन उसकी मॉम की कोशिश से वह सिंची को बचा लेती है। मगर फिर सिंची को मिस्टर ए को खत्म करने के लिए अपनी ही मॉम को मारना पड़ता है। थोड़ी देर बाद मिकी जब जागता है तो सिंची मिकी को यह सब बताता है। इसके बाद हम उस पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसकी पार्टी ने अब इलेक्शन जीत लिया होता है। इससे वह पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है। लेकिन इसी दौरान उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम को पैरासाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि अब इंसानों को पता चल चुका है कि पैरासाइट उनके बीच में छुपे हुए हैं। इसलिए इंसानों को बचाने के लिए यह लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। अब इसके बाद हम उस पॉलिटिशियन को देखते हैं जो तामिया के पास जाता है और उनके साथ एक खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम गोतू है। अब वह तामिया को बताता है कि वह सारे मैनकाइंड को खत्म कर देगा, लेकिन अब तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिंची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि वह सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं
कि कोई सींची पर नजर रख रहा है। वह सींची और मिकी की एक साथ फोटो लेता है। इसी एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी अभी अधूरी है, लेकिन अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।